वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस से जो आपका फिफ्थ चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन रीजंस फॉर द इंस्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इनस्टेबिलिटी रहती है डेमोक्रेसी को लेकर। द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री का सोशल डोमिनेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, जो मतलब बहुत ही ज्यादा जो लैंड ओनर्स वगैरह हैं उनका थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये वहां पे लगातार इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटाते रहते हैं और वहां पे ये मिलिट्री गवर्नमेंट चाहते हैं। द लैक ऑफ genuine international support for democratic rule in Pakistan has further encouraged the military to continue its dominance। इंटरनेशनल सपोर्ट जो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, ठीक है। जो एक डेमोक्रेटिक रूल जो है, हर कोई ये चाहता है कि भाई मतलब डेमोक्रेटिक रूल यहाँ पे ना हो, मिलिट्री रूल हो। तो ज्यादातर लोग यही चाहते हैं, बाहर वाले भी। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव एनकरेज्ड द मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल इन द पास्ट फॉर देयर ओन रीजन। अपने खुद के फायदे के लिए जो अमेरिका है और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने मिलिट्री रूल को इनकरेज किया है, ठीक है। जो अथॉरिटेरियन रूल होता है वो ज्यादा पसंद है वेस्टर्न कंट्रीज को पाकिस्तान के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको अपने एग्जाम में बताने हैं अगर क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टू सब्जेक्ट्स ऑन विच इंडिया एंड बांग्लादेश हैव म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड एग्रीमेंट। तो इंडिया एंड बांग्लादेश के जितने भी कोऑपरेशन के पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक रिलेशंस काफी इंप्रूव हुए हैं लास्ट 20 ईयर्स में। एंड बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें जो इंडिया है वो आसियान कंट्रीज के साथ जो है मतलब ट्रेड करने वाला है। ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, हमारा कॉपरेशन काफी अच्छा है बांग्लादेश के साथ। इन 2015 दे एक्सचेंज्ड सर्टेन इनक्लेव्स। और इसके अलावा एफर्ट्स आर ऑन टू ब्रॉडन द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। और भी ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स हो रहे हैं कि कोऑपरेशन और बढ़े, ठीक है, और एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहें दोनों देश। इंडिया एंड बांग्लादेश के कोऑपरेशन के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर आता है, डेमोक्रेसी इज बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए, द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया हैव एक्सपीरियंस्ड मिक्स रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे ज्यादातर जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं उनका काफी मिक्स रिकॉर्ड रहा है डेमोक्रेसी को लेकर। द पीपल ऑल्सो शेयर्ड aspirations for democracy to be flourished not only in rich or developed countries but in developing। और यहाँ पे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में भी हमें देखने को मिल जाता है कि जो डेवलपमेंट यहाँ पे डेमोक्रेसी का हुआ है, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स। क्योंकि एवरी ऑर्डिनरी सिटीजन, चाहे कोई भी सिटीजन हो, रिच हो, पुअर हो, कोई भी हो, भाई उसको डेमोक्रेसी अच्छी ही लगती है। हर कोई चाहता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दे प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी ही सभी को पसंद है एंड यही सूटेबल है साउथ एशिया की कंट्रीज के लिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेपाल एंड इंडिया enjoy a very special relationship that has very few parallels in the world। ठीक है, दुनिया के बहुत कम ऐसे देश होंगे जिनके रिलेशन इंडिया नेपाल जैसे हों। क्यों? एक तो ये ट्रीटी है इंडिया और नेपाल के बीच में कि दोनों के सिटीजन्स बिना किसी पासपोर्ट वीजा के आ जा सकते हैं। नेपाल बीइंग अ लैंडलॉक्ड कंट्रीज enjoyed easier access to sea through Indian territory for the purpose of trade and commerce with other nations। हमारे यहाँ पे जो सी है उसका यूज करके नेपाल ट्रेड कॉमर्स करता है। बोथ कंट्रीज शेयर टुगेदर ट्रेड, दोनों साथ में ट्रेड करते हैं। साइंटिफिक और कोऑपरेशन बहुत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा, जैसे वाटर इलेक्ट्रिसिटी है उस पर काफ़ी कोऑपरेशन है। इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। पॉवर्टी है एक तो यहाँ पे, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम रहती है जैसे बांग्लादेश में थी, पाकिस्तान में रही,
ठीक है। सो ये सब प्रॉब्लम रहती है नेपाल में रही। वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी ज़रूरत है यहाँ की कंट्रीज़ को वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए। और फिर है एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहा वो कैसा था। सो श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1948। 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया था। श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। द मेजोरिटी ऑफ श्रीलंकन्स आर एथनिक सिंगलीज, ठीक है, वहीं के लोग जो है वो वहीं पे रहते थे, पहले से ही उनको सिंगली कहा जाता था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन श्रीलंका, British migrated nearly millions of Tamils from India to work in the coffee, tea and rubber plantations. So जब ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे तमिल्स को जो है मतलब माइग्रेट किया, इंडिया से श्रीलंका ले गए, क्योंकि वहाँ पे उनकी प्लांटेशंस थी रबड़ की, टी की, कॉफ़ी की, तो वहाँ पे वर्क करते थे तमिल्स। दिस माइग्रेशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये माइग्रेशन लगातार होता रहा इंडिपेंडेंस के बाद भी। द श्रीलंकन गवर्नमेंट इनिशिएटेड मैनी लॉज दैट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द तमिल्स। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए जो कि बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन करते थे तमिल्स के लिए। द तमिल्स स्टार्टेड डिमांडिंग इक्वल राइट्स इन देयर होमलैंड। तमिल्स ने डिमांड की कि हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। हाउएवर द एथनिक टेंशन वॉज राइजिंग इन द कंट्री, लेकिन ये जो टेंशन है ये बढ़ती जा रही थी कंट्री में। द नेग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न्स लेड टू मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। जो तमिलों को इग्नोर किया जा रहा था तो फिर तमिल नेशनलिज्म जागा, और वो भी बहुत ज़्यादा वायलेंट था। द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है, LTTE, ये एक ऐसा एक ग्रुप था जिसको 1976 में बनाया गया था, प्रभाकरन ने बनाया। और लिट्टे जो है ये फाइट करता था तमिल्स के राइट्स के लिए, स्ट्रगल करता था श्रीलंकन आर्मी के साथ, और ये एक सेपरेट कंट्री चाहता था तमिल्स के लिए, जो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन था। सो इन 1987 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन श्रीलंकन क्राइसिस। सो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 1987 में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। कैसे इन्वॉल्व होती है, इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स थी IPKF, इसको श्रीलंका में भेजा गया कि भाई वहां पे पीस कीपिंग के लिए ये काम करें, जो ये इतने ज्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं वो कम हो। सो द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद द लिट्टे, और ये लिट्टे के लिए इंडियन आर्मी आई थी और लिट्टे के साथ ही फाइट हो गई इंडियन आर्मी की। फिर क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स वॉज ऑल्सो नॉट लाइक्ड मच बाय द श्रीलंकन्स, और ये जो इंडियन ट्रूप्स वहां पे आ गए थे, सो श्रीलंकन्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दे सॉ दिस एज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ श्रीलंका, और यहाँ पे ये ऐसा सोच रहे थे श्रीलंकन्स की ये इंटरफेयर क्यों कर रहा है इंडिया भाई हमारे यहाँ के मैटर्स में। सो इन 1989 द IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे IPKF जो हमारी फोर्स थी उसको वापस बुला लिया गया। द श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यूड टू बी वायलेंट, और श्रीलंका का जो ये क्राइस था ये ऐसी क्राइसिस आगे बढ़ता गया। Peace talks were also held with the intervention of international actors, particularly the Scandinavian countries such as Norway and Iceland। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि यहाँ पे पीस टॉक्स वगैरह करवाई जाएं। फाइनली द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड, ये जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था ये खत्म हुआ एज अ लिट्टे वॉज वैंक्विज्ड, लिट्टे को बंद कर दिया गया 2009 में। सो इन स्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया और काफ़ी अच्छी इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रही, पर करेंटली अगर बात करें तो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू सक्सेसफुल कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो इन्होंने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल को भी मतलब काफ़ी अच्छे से किया, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत ही ये श्रीलंका मतलब फेमस है इस काम के लिए, और लेकिन फ़िलहाल इसके हालात अच्छे नहीं हैं। हाउ डेमोक्रेटिसाइजेशन इज गोइंग ऑन इन नेपाल सिंस 1990। सो नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम, ठीक है, इन द अर्लियर पीरियड यहाँ ये पूरा एक हिंदू जो है किंगडम था, यहाँ पे मोनार्क होता था। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990, और इन द वेक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहे थे भाई, तो किंग को मानना पड़ा। हाउएवर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड अ शॉर्ट एंड ट्रबल्ड करियर, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं आ पा रही थी भाई, गवर्नमेंट के बहुत छोटे छोटे टीनियर होते थे। फॉर सम टाइम देयर वाज अ ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मोनार्किस्ट फोर्सेस, डेमोक्रेट्स एंड माओइस्ट। जो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे और जो किंग के साथ थे और जो माओइस्ट थे ये आपस में लड़ते रहते थे। इन 2008 नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड इन 2015 नेपाल ने अपना एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया।
सो इसी के साथ वीडियो यहीं पे हमारी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।